अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने किडनी के स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इसे डिटेल में पढ़ा। आइए आज हम इसे ही आगे बढ़ाते हैं एंड टुडे वी विल रीड। हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि ह्यूमंस हाइपोटोनिक यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं विच इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन सो दैट देयर इज लेस फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी। बट सपोज अगर ऐसी सिचुएशन है कि बॉडी में फ्लूइड इंटेक ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा पानी पी लिया है किसी भी कारण से, या बॉडी में फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो गया है, तब किस तरह से यूरिन एक्स्ट्रा मोर कॉन्सेंट्रेटेड या एक्स्ट्रा लेस कॉन्सेंट्रेटेड, किस तरह से ये रेगुलेशन होता है, आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम दो टर्म्स पढ़ेंगे जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। Let us try to understand those two terms. They are osmoregulators and osmoconformers. Now, what does this mean? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर उन एनिमल्स को बोलते हैं जो अपने बॉडी के फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर के सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के ऑस्मोलैरिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे इररिस्पेक्टिव वो अपना ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रख सके। दे आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स, लाइक वी आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। बाहर चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बाहर जो नॉट जस्ट टेम्परेचर, जो ऑस्मोलैरिटी के चेंजेस हों, हमारी बॉडी उनके साथ एडजस्ट करके और अपना ऑस्मोलैरिटी को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रख सकती है। हमारे ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, दैट कैन बी मेंटेन, सो वी कैन रेगुलेट दैट ऑस्मोलैरिटी, वी आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। बट कुछ एनिमल्स होते हैं जो जैसे जैसे उनकी बाहर की सराउंडिंग्स की ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है, उनकी बॉडी के अंदर की ऑस्मोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। इट इज़ नॉट कांस्टेंट। सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशन पे और एग्जाम्पल्स पे। सो ऑस्मो रेगुलेटर्स आर एनिमल्स विच कैन मेंटेन osmolarity of body fluids irrespective, चाहे बाहर कुछ भी osmolarity हो, irrespective of osmolarity of surrounding medium. They are known as surrounding medium. They are known as osmoregulators. Now बहुत इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स। इनके एग्जाम्पल्स आर, लेट मी राइट इंपॉर्टेंट नीट के लिए, ऑल वर्टिब्रेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, एक्सेप्ट ऑल वर्टिब्रेट्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द साइक्लोस्टोम्स एज वेल, एक्सेप्ट हैगफिश। हैगफिश या मिक्सिन या पेट्रोमाइजॉन हमने पढ़ा है, साइक्लोस्टोमाटा क्लास का मेंबर है, वो अपनी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं रख पाता है, बाकी सब रख सकते हैं। सो हियर वी कैन राइट दैट ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट हैगफिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट हैगफिश। देन अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो ज्यादातर जो फ्रेश वाटर में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं, so most of fresh water invertebrates, they are also osmoregulators. So these are the direct questions, this and this, these are the examples. Now let's write about osmoconformers. They cannot maintain their body fluid osmolarity. जैसे जैसे सराउंडिंग मीडियम की ऑस्मोलैरिटी चेंज होगी, इनकी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। सो दे चेंज बॉडी फ्लूइड osmolarity with change in osmolarity of surrounding medium.
That means they cannot maintain a fixed internal osmolarity. That will change. Same students, जैसा कि हम कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड के बारे में पढ़ चुके हैं. हॉट ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, not hot blooded, warm blooded animals, those who can maintain a fixed body temperature, and cold blooded, those who cannot maintain a fixed body temperature, उनका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है. इसके एग्जाम्पल्स में एक तो हैगफिश आ जाएगा, क्योंकि हैगफिश यहाँ पे एक्सेप्शन था. सो वर्टिब्रेट्स में ओनली हैगफिश इज द एग्जाम्पल. इट्स अ वर्टिब्रेट, वी नो इट्स अ साइक्लोस्टोम. सो हैगफिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन इसके अलावा, हैगफिश के अलावा, ऑल मेराइन इनवर्टिब्रेट्स, ऑल मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, एंड यहां पे हमने मोस्ट लिखा है तो सम ऑफ द फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स, सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स. लेकिन मेरीन तो सारे के सारे, ऑल मेराइन इनवर्टिब्रेट्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर सपोज फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स पे क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में दिया है दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स, बोथ, तो हमारा आंसर बोथ होगा. लेकिन अगर बोथ नहीं दिया होगा तो हमारा आंसर ऑस्मो रेगुलेटर होगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑस्मो रेगुलेटर्स. आई विल अगेन रिपीट, हैगफिश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बिकॉज इट इज अ वर्टिब्रेट बट इट इज एन ऑस्मो कॉन्फॉर्मर. Now students, we are dealing with a very very important topic and we'll see कि अगर बॉडी फ्लूइड किसी भी कारण से, किसी भी डिजीज के कारण, किसी भी लाइफस्टाइल के कारण डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है तो किडनी कैसे अपनी फंक्शनिंग को मेंटेन करती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्मो रेगुलेटरी रोल ऑफ किडनी. दैट मीन्स कैसे बॉडी में जब चेंजेस होंगे फ्लूइड में तो कैसे बॉडी के उस फ्लूइड की वॉल्यूम को किडनी की हेल्प से बॉडी वापस नॉर्मलाइज कर देती है. यानी वाटर का रेगुलेशन करना. ऑस्मोसिस इज रिलेटेड टू वाटर. वाटर का बैलेंस बॉडी में किस तरह से मेंटेन रहता है ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो या स्वेलिंग नहीं हो. इसे हम एक और ढंग से भी लिख सकते हैं, दैट इज regulation of kidney function. Kidney function, how they are regulated. So these are the two headings which means one and the same thing. इसमें हम दो सिचुएशंस लेने वाले हैं. पहली सिचुएशन अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाए और दूसरा अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाए तो किस तरह से मैकेनिज्म्स होंगे. लेट्स टेक द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीजेस. किसी भी कारण से हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर इनटेक कर लिया है जिस कारण से ये बढ़ गई है. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीजेस. बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा. सो वी कैन ऑल्सो राइट इंक्रीज ब्लड प्रेशर. मेन कारण क्या हो सकता है? एक्सेसिव वाटर इनटेक, खूब सारा पानी पी लिया है. नाउ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अब इस एक्स्ट्रा वाटर को हम बॉडी से बाहर थ्रो करना चाहते हैं. यानी हम चाहते हैं कि अब जो यूरिन प्रोड्यूस हो वो कैसा हो, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक. वो होना चाहिए लेस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, जिसमें वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाए ताकि बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर एक्यूमुलेट हुआ है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाए और वापस से ब्लड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल हो जाए. ये हमारा एम है. सो this is the first situation. Now what is the aim? Aim is that यूरिन कैसी हो जाए? हाइपोटोनिक, यानी यूरिन में वाटर लॉस बढ़ जाए. सो यूरिन, we want aim that urine should become hypotonic, less concentrated, more water should be excreted through kidneys. What will happen? How will it regulate? दो तरीके हैं स्टूडेंट्स. हम जानते हैं कि सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. अगर हम किसी तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बढ़ा दें ताकि ज़्यादा फिल्ट्रेट बने
और ज़्यादा वाटर उसके थ्रू बाहर निकल जाए। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू। सो बाय इंक्रीजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक तो ये तरीका है, फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि फिल्ट्रेशन तो उतना ही है, लेकिन हम किसी भी तरह से जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे रोक ले। हम अगर हमने वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम कर लिया, यानी वाटर अब वापस से ब्लड में नहीं आ रहा, वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो भी यूरिन कैसी हो जाएगी, हाइपोटोनिक हो जाएगी और ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होके नॉर्मल हो जाएगा ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे बढ़ाएंगे, आइए देखें। ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, व्हाट विल हैपन? जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इस बढ़े हुए प्रेशर वाला ब्लड ही ग्लोमेरुलस में एंटर कर रहा है, यानी जो ग्लोमेरुलस में आने वाले ब्लड का प्रेशर है, जिसे हमने ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा था, वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़्यादा होगा, बढ़ा हुआ होगा। जो हमने 60 मिलीमीटर मर्करी लिखा था नॉर्मली, सो देयर विल बी इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो ये क्या करेगा, हमने पढ़ा था कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो कैसे निकाला था, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो 60 था माइनस ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, तो हमारा ये 10 to 12 मिलीमीटर मर्करी आया था। अगर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, जो फिल्ट्रेशन करवाने वाला प्रेशर है वो बढ़ गया, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। देयर विल बी इंक्रीज्ड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। हम ये सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको अब डिटेल में नहीं लिख रही हूँ। सो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम लीड्स टू इंक्रीज बीपी, इंक्रीज बीपी होगा तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा तो पर मिनट जितना फिल्टर हो रहा है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इंक्रीज्ड GFR, और जब GFR बढ़ेगी यानी कि पर मिनट जो फिल्टर होकर प्लाज्मा आ रहा है, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो मोर नेफ्रिक फिल्ट्रेट और मोर फिल्ट्रेट, और जब ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा तो ज़्यादा वाटर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। दैट मीन्स यूरिन विल बिकम हाइपोटोनिक, दैट इज डाइल्यूटेड यूरिन विल बी एक्सक्रीटेड। सो इस तरह से वापस से जो बढ़ी हुई वॉल्यूम है वहाँ तक ये चीज़ काम करेगी, और फिर वो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगी, देन दिस प्रोसेस विल स्टॉप। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन decrease the increased blood volume. Now what is the second method? Let us see, you note this down. So this is the first way by which we can dilute the urine. Now what is the second way out? दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स कि हम किसी भी तरह से वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे कम कर दें, तो वो वाटर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो सेकेंड इज बाय डिक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन। नाउ अगर आप याद करो वाटर कहाँ कहाँ से रीएब्जॉर्ब हो रहा था, एक तो पीसीटी से हो रहा था, एक लूप ऑफ हेनले से हो रहा था, और एक डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से हो रहा था। इसमें से जो कंट्रोल्ड वे में हो रहा था वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से हो रहा था, वे अंडर द हार्मोन एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यानी हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी भी तरह से एडीएच का रिलीज कम हो जाए। एडीएच क्या करता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। तो जब एडीएच कम हो जाएगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, यानी वो वाटर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस? इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, ये कंडीशन है हमारी जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। जब ब्लड वॉल्यूम कम होती है तो ये जो प्रेशर है हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं।
अब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, यानी वाटर कंटेंट बढ़ गया है, सॉल्यूट कंटेंट उतना का उतना है, यानी वाटर की ऑस्मोलैरिटी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो गई है। जब ये ब्लड इन ऑस्मो रिसेप्टर्स से पास होगा तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये इसको सेंस कर लेंगे और सेंस करके ये एक्टिवेट हो जाएंगे। सो नाउ इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम क्या करेगा, इट एक्टिवेट्स ऑस्मो रिसेप्टर्स, दे आर सेंसिटिव ऑस्मो रिसेप्टर्स। नाउ ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, तुरंत इस इंफॉर्मेशन को खबर पहुंचाएंगे कहां पे, ब्रेन में, ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास। सो दिस will stimulate hypothalamus. This is a part of brain. Now ये जो हाइपोथैलेमस है ये सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। वो बनता तो हाइपोथैलेमस में है बट वो पोर्टल वेन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाता है। ये उसको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि तुम अभी ADH को ज़्यादा रिलीज मत करो। सो व्हाट दे विल डू, दे विल रिड्यूस ADH रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इसको। सो दे विल बी रिड्यूस्ड ADH रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नाउ ADH कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। कहाँ से, DCT से एंड कलेक्टिंग डक्ट से, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये दो जगह हैं जहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कंडीशनल होता है। एंड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट वाटर का रीएब्जॉर्प्शन विल बी रिड्यूस्ड, और जब वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो वाटर यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा। That means urine will become again diluted or less concentrated, that is hypotonic urine। और जब hypotonic urine होगी स्टूडेंट्स तो फिर normal blood volume will be restored, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, जब बॉडी में फ्लूइड एक्सेस हो गया है जिसके कारण से या तो बीपी हाई हो गया या ब्लड वॉल्यूम हाई हो गया, बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर लिया तो यूरिन डाइल्यूटेड पास होने लग जाएगी। दो हेल्प से, नंबर 1 is by increasing the ultrafiltration and number 2 by reducing the water reabsorption with the help of this ADH release decreased. Now let's see the second situation. You please note this down. Now students, अब हम इसकी ऑपोजिट सिचुएशन लेते हैं। ऑपोजिट सिचुएशन मतलब किसी भी कारण से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गई। कैसे कम हो सकती है, सपोज करिए कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, कैसे, बहुत ज़्यादा कोई इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण वॉमिटिंग्स हो रही हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो भी बॉडी का जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। सो नाउ द सेकेंड ऑपोजिट सिचुएशन इज व्हेन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम reduce, decrease, or we can say that blood pressure decreases. What will happen? किडनी कैसे इसे वापस नॉर्मलाइज कर सकती है? तभी किडनी को हमने ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी कहा था। वेस्ट मटेरियल तो एक्सक्रीट आउट कर ही रही है, यूरिया, क्रिएटिनिन, वो तो हमने देख लिया किस तरह से यूरिन फॉर्म हो रहा है ब्लड से, लेकिन यहाँ कैसे कंट्रोल करेगी? अगेन इसके अब 3 तरीके हैं। 2 तरीके तो बिल्कुल जो अभी अभी हमने पढ़े उसके उल्टे हैं। कैसे? हम चाहते हैं अब कि बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए, यानी हम चाहते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम हो, कम फिल्ट्रेट बने ताकि फ्लूइड जो है वो बॉडी में रिटेन रह सके। सो द फर्स्ट इज बाय डिक्रीजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस इज द फर्स्ट मेथड। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, क्यों आता है मैं अभी आपको बताती हूँ। ये कैसे होता है? ब्लड का वॉल्यूम जो है वो क्या है? कम है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर कम होगा यानी कि जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक उल्टा, जिससे कि ब्लड
आफ्रेंट आर्टीरियोल में फ्लो कर रहा है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो डिक्रीज वी कैन से रीनल ब्लड प्रेशर इन आफ्रेंट आर्टीरियोल. इस आर्टीरियोल में जो ब्लड पहुंच रहा है वो कम प्रेशर से पहुंच रहा है. जब इस आफ्रेंट आर्टीरियोल में ये ब्लड कम प्रेशर से आएगा तो जो आफ्रेंट आर्टीरियोल की वॉल है, स्मूथ मसल्स हैं, हम जानते हैं आर्टरी की 3 लेयर्स होती हैं. मिडिल लेयर जो सबसे थिकेस्ट है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. वो इस कम प्रेशर को सेंस करेंगी और सेंस करके वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगी, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, नैरो हो जाएगी वो, ताकि ज़्यादा फ्लूइड इससे आगे ना जा सके, यानी कि जो फिल्ट्रेट है उसका अमाउंट कम हो जाए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम हो जाए. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीनल ब्लड प्रेशर जब कम है तो इसके कारण से जो आफ्रेंट आर्टीरियोल की वॉल है वो नैरो हो रही है ताकि वो आगे इस फ्लूइड के फ्लो को कम कर सके. सो देयर इज कंस्ट्रिक्शन इन वॉल ऑफ आफ्रेंट आर्टीरियोल्स. और आफ्रेंट आर्टीरियोल की वॉल से स्टूडेंट्स हमारा मतलब है यहाँ की जो बेसिकली स्मूथ मसल्स हैं. यानी कि बीपी जब कम हुआ तो किसने रिस्पॉन्स किया, मसल्स ने रिस्पॉन्स किया. इसीलिए इसे कहते हैं मायोजेनिक कंट्रोल. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. मायोजेनिक मीन्स मसल इस कंट्रोल को स्टार्ट कर रही है. क्योंकि मसल, ये पूछते हैं मायोजेनिक कंट्रोल किडनी का कब एक्टिव होगा, व्हेन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इज लेस और इट इज मोर. व्हेन इट इज लेस, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो आफ्रेंट आर्टीरियोल पे भी प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो ये मसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई. कंस्ट्रिक्ट होने के कारण क्या होगा, नेफ्रेट जो बन रहा है फिल्ट्रेट वो रिड्यूस हो जाएगा. सो देयर विल बी रिड्यूस्ड फिल्ट्रेट एंड व्हेन देयर विल बी रिड्यूस्ड फिल्ट्रेट देन दैट मीन्स यूरिन कैसी हो जाएगी, मोर कॉन्सेंट्रेटेड. सो यूरिन विल बी हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड, यानी फ्लूइड्स जो है वो बॉडी में रिटेन हो जाएंगे जिसके कारण से देन देयर विल बी नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम और नॉर्मल ब्लड प्रेशर. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ हमारा एम क्या है, हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करना, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ताकि फ्लूइड्स को हम बॉडी में रिटेन कर सकें. दिस इज द एम, प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन. दिस इज द एम. ऑलराइट. सो मायोजेनिक कंट्रोल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके थ्रू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम हो गया और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम रिस्टोर हो गई. नाउ व्हाट इज द सेकेंड वे, यू नोट दिस डाउन. नाउ एक तो ये तरीका है कि हम कैसे भी करके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने कम कर दिया मायोजेनिक कंट्रोल से. दूसरा तरीका, जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा था तो हमने वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम कराया था. अब ब्लड वॉल्यूम कम है तो हम चाहते हैं कि वाटर को हम ज़्यादा रीएब्जॉर्ब कराएं, यानी एडीएच का रिलीज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा. ऑलराइट. सो द सेकेंड इज बाय इंक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन. ठीक ऑपोजिट है ये जो हमने फर्स्ट सिचुएशन में पढ़ा था. नाउ क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन नाउ, वॉल्यूम क्या है, ब्लड वॉल्यूम लो है. जब ब्लड वॉल्यूम लो होगी तो वो जो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं अब वो स्विच ऑफ हो जाएंगे. सो दिस विल स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स. जब ये स्विच ऑफ हो जाएंगे तो ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे, हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाना बंद हो जाएंगे. हाइपोथैलेमस को समझ में आ जाएगा कि अब बॉडी को एडीएच की रिलीज चाहिए, तो वो पिट्यूटरी को अभी तक जो सिग्नल भेज रहा था कि एडीएच की रिलीज कम करो, उसे वो हटा लेगा. दैट मीन्स जब ये ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ होंगे देन देयर विल बी इंक्रीज्ड एडीएच रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ये बनते हाइपोथैलेमस में है, फिर स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. हम इसे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल में. देयर विल बी मोर एडीएच रिलीज. नाउ ये एडीएच दो तरीके से एक्ट करेगा. कैसे,
नंबर 1, ये वैसोडाइलेटर होता है स्टूडेंट्स। जब ये वैसोडाइलेटर होगा तो यानी कि ये जो बीपी है उसको ये क्या कर देगा, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था, बीपी भी कम हुआ था, सो इट विल हेल्प इन दैट। लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लेवल पे नहीं है, सो हम बेसिकली ये लिख लेते हैं दैट ये जो ADH है व्हाट इट विल डू, ज़्यादा ADH है तो ये ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। सो इंक्रीज्ड वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से, फ्रॉम अगेन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ अफेक्ट होता है, DCT और कलेक्टिंग डक्ट में। यहीं पर ADH के कंट्रोल में होता है क्योंकि इंक्रीज्ड होगा। और जो वाटर रीएब्जॉर्ब बॉडी में ज़्यादा हो रहा है यानी यूरिन में कम जा रहा है तो यूरिन कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक, मोर कॉन्सेंट्रेटेड। और यूरिन में कम निकल रहा है वाटर यानी कि धीरे धीरे बॉडी का जो नॉर्मल वॉल्यूम है दैट विल बी रीस्टोर्ड। सो अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा है तो ADH का रिलीज कम हो जाएगा, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो ADH का रिलीज बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ एक और रोल प्ले करता है, एक और सिस्टम इस ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मलाइज करने में। लेट अस टॉक अबाउट दैट नाउ, यू प्लीज नोट दिस डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के 2 तरीके तो हमने देखे कि हम किसी भी तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम कर दें जो मायोजेनिक कंट्रोल के थ्रू हो रहा है और ADH के रिलीज को बढ़ा दें। बट देयर इज वन मोर सिस्टम दैट विल हेल्प इन दिस। व्हाट इज दैट? सो सी, by activation of RAS. Now what is this RAS? इसे ऐसे ही लिखते हैं कैपिटल में RAAS। इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स, आइए पहले हम फुल फॉर्म लिख लेते हैं, जब हम समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। R से है रेनिन, ये रेनिन की स्पेलिंग ध्यान दीजिए, इट इज अ सिंगल N, डबल N नहीं है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इन शॉर्ट RAS, RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इस सिस्टम को समझने के पहले हमें किडनी में एक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं, वी कॉल इट जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, juxtaglomerular apparatus. What is this? Let us talk. Then we'll be able to understand this system. In short, JGA. तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं JGA. Now, जक्स्टा का मतलब होता है क्लोज। हमने देखा था जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो मेड्यूला के पास थे। सो जक्स्टा मीन्स क्लोज, और ग्लोमेरुलस के पास में ये कुछ सिस्टम है। क्या सिस्टम है आइए समझते हैं हम। सपोज स्टूडेंट्स, ये मैं एक ये बोमन्स कैप्सूल है, लेट अस सपोज ये आफ्रेंट आर्टीरियोल है, ऑलराइट, वी नो दैट दिस विल बी द ग्लोमेरुलस एंड दिस इज द इफरेंट आर्टीरियोल, ये हम जानते हैं इस तरह से। नाउ जब नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले होगा नीचे, अब आप अच्छे से जानते हो, फिर असेंडिंग लिम्ब होगा लूप ऑफ हेनले का, फिर DCT होगा। DCT इस तरह से होता है कि DCT का एक लूप, कुछ पार्ट ऑफ लूप जो DCT का घूमा हुआ कॉइल्ड पार्ट है, वो इस ग्लोमेरुलस के पास आ जाता है। अगर हम उसका एक सेक्शन देखें, सपोज करिए ये वो लूप है, उस लूप का पार्ट है DCT का, जो कि इस ग्लोमेरुलस के पास में आ गया है। और DCT में हम जानते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैं जस्ट रफली बना रही हूँ सेल्स। लेट अस सपोज दिस इज द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ DCT। ये वो लूप है DCT का, वो पार्ट है जो कि आफ्रेंट और इफ्रेंट आर्टीरियोल या ग्लोमेरुलस के पास में आ गया है। सो दिस इज द DCT।
नाउ ये जो डीसीटी के सेल्स, एपिथेलियम के सेल्स जो इस ग्लोमेरुलस के पास में है, उसमें से कुछ सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें जो थोड़ा डार्क स्टेन्ड होते हैं, लाइक सपोज ये, दे आर वेरी डार्क। इन सेल्स को कहते हैं, क्योंकि ये डार्क हैं, दे आर कॉल्ड मैक्यूला डेंसा। डेंस हैं, ये डार्क हैं, सो दीज आर द मैक्यूला डेंसा सेल्स ऑफ डीसीटी। यानी इस अपैरेटस में पहला स्ट्रक्चर क्या है? लेट मी राइट, इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। अभी हम देखेंगे क्या इसका मतलब है, कौन कौन से 3 टाइप्स हैं। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। नंबर ए इज मैक्यूला डेंसा सेल्स। डेंस है, डार्कली स्टेन्ड है, इसीलिए हम इन्हें मैक्यूला डेंसा सेल्स बोल रहे हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये डार्क स्टेन्ड सेल्स ऑफ DCT epithelium, which is the cuboidal epithelium. DCT epithelium close to glomerulus. Alright, so basically हमें याद रखना है कि DCT के सेल्स हैं. This is important कि मैक्यूला डेंसा सेल्स किसके? DCT के सेल्स हैं. Now, second type of cells इसमें जो प्रेजेंट है, ये जो स्टूडेंट आफ्रेंट आर्टीरियोल है, इस आफ्रेंट आर्टीरियोल, ये एक आर्टीरियोल है, आर्टरी जैसा ही है, पतला है, लेकिन इसमें 3 लेयर्स होंगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया इंटरना, हमने पढ़ा था। जो ट्यूनिका मीडिया है यानी मिडिल वाली, इसकी जो मसल लेयर है वो स्मूथ मसल्स की बनी है। कुछ स्मूथ मसल सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाई होकर उनके अंदर एक एंजाइम स्टोर्ड रहता है जिसे रेनिन कहते हैं, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। सपोज अगर ये आफ्रेंट आर्टीरियोल है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ये कुछ स्मूथ मसल सेल्स है, इसकी मसल लेयर में है, ये मिडिल वाली, लाइक दिस। कुछ इफ्रेंट पे भी होते हैं। अगर क्वेश्चन में बोथ आता है कि दोनों जगह प्रेजेंट है तो बोथ लगाते हैं, बट अगर बोथ ऑप्शन नहीं है तो हम आफ्रेंट आर्टीरियोल को टिक करते हैं। सो दीज सेल्स, दिस वन, ये ग्लोमेरुलस के पास है क्योंकि आफ्रेंट आर्टीरियोल ही आगे जाके ग्लोमेरुलस बनाएगा। इन्हें जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं। सो दीज आर द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। सो द सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर जक्स्टा। अपैरेटस का नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। इसमें एक टाइप के सेल्स हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, और बेसिकली ये क्या है स्टूडेंट्स? ये स्मूथ मसल सेल्स ही हैं जो कुछ मॉडिफाई हो गए हैं। सो दे आर बेसिकली मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑफ आफ्रेंट आर्टीरियोल, ऑफ आफ्रेंट आर्टीरियोल। बट इसमें आई एम अगेन रिपीटिंग, कुछ इफ्रेंट में भी होते हैं। अगर बोथ ऑप्शन हो तो आपको बोथ लगाना है। सम इन इफ्रेंट ऑल्सो। ऑलराइट, सो दे आर स्मूथ मसल सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स हैं आफ्रेंट आर्टीरियोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कर रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे स्टोर इनएक्टिव रेनिन। क्या काम है इसका वो भी हम पढ़ेंगे। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि इनएक्टिव रेनिन किन में स्टोर्ड होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में स्टोर्ड रहता है। नाउ देयर इज वन मोर काइंड ऑफ सेल्स, थर्ड, एंड दे आर कॉल्ड लैसिस सेल्स और मीज़ैंजियल सेल्स। मीज़ैंजियल सेल्स, इनका फंक्शन अननोन है, वी डोंट नो व्हाट इज देयर फंक्शन, बट ये सेल्स आइडेंटिफाई हुए हैं। ये कहाँ होते हैं? इन दोनों के बीच में, यहाँ पर, ये जो बीच का स्पेस है। सो लेट अस लेबल दिस नाउ। थर्ड टाइप इज लैसिस सेल एंड वी डोंट नो इट्स फंक्शन। सो बेसिकली 2 टाइप के सेल्स हैं, मैक्यूला डेंसा सेल्स एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, एंड दिस एंटायर इज द जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस।
ये तीनों सेल्स मिलकर ये JGA बना रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी ब्लड वॉल्यूम कम हुआ यानी ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर जब कम हुआ तो वो कम प्रेशर के साथ ब्लड आफ्रेंट आर्टीरियोल में आ रहा है। इस कम प्रेशर को जो आफ्रेंट आर्टीरियोल के ये मॉडिफाइड वाले मसल सेल्स हैं ये भांप लेंगे, ये इसको डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करके जो इनके अंदर इनएक्टिव रेनिन स्टोर्ड है उसको रिलीज कर देंगे। वो रेनिन जो है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू, वो ब्लड के थ्रू पहुंचेगा आगे, इफ्रेंट आर्टीरियोल में भी थोड़े बहुत रेनिन है वो भी रिलीज हो जाएगा। वो रेनिन ब्लड के थ्रू पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड में फिर वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनाएगा जिनकी हेल्प से ये ब्लड वॉल्यूम जो कम हो गया है ये वापस नॉर्मलाइज हो जाए। कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। एंजियोटेंसिन ब्लड में, सॉरी रेनिन ब्लड में जाएगा, वो एंजियोटेंसिन बनाएगा, फिर एंजियोटेंसिन से एल्डोस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा और फिर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन बॉडी की फ्लूइड वॉल्यूम को नॉर्मलाइज करेगा। कैसे करेगा वी विल रीड। दूसरा, जब ये कम वॉल्यूम वाला ब्लड, वॉल्यूम कम है तो बीपी भी कम होगा यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जीएचपी भी कम होगा यानी कि जीएफआर भी कम हो जाएगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वही कम रेट से वाला जो फिल्ट्रेट है वो डीसीटी में पहुंचेगा, तो डीसीटी के जो मैक्युलर डेंसा सेल्स हैं वो भी इसको डिटेक्ट करते हैं और वो भी एक्टिवेट होके वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं ताकि ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो सके। बट बेसिकली हम जो कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं वो हम रेनिन किस तरह से काम करता है उस पे बात करेंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली इस पे से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, प्लस रेनिन कैसे काम करेगा वो अब हम बात करेंगे। सो यू प्लीज नोट दिस डाउन। So now students, let us try to understand how this system, the RAS, works. I've already told you all the questions that are asked. Now we'll talk about the RAS system. Very very important. कई बार इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। Now let's talk about this. What is happening in this? ये तब एक्टिवेट हो रहा है जब ब्लड फ्लो कम है। सो रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम है स्टूडेंट्स तो ब्लड प्रेशर भी कम है, और ब्लड प्रेशर अगर कम है यानी कि जीएफआर भी डेफिनेटली कम होगा। इसको सेंस करेंगे जो स्मूथ मसल सेल्स हैं यानी जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं। व्हाट दे विल डू, detected by juxtaglomerular cells। एक्चुअली पूरा apparatus ही सेंस कर रहा है, इसलिए डीसीटी के मैक्युलर डेंसा सेल्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं, बट हम क्योंकि रेनिन की बात करना चाहते हैं इसीलिए हमने सिर्फ ये लिखा है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ डिटेक्टेड बाय JGA। पर्टिकुलरली हम यहाँ इन सेल्स की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, इनके अंदर जो इनएक्टिव रेनिन है उसको ये रिलीज कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। सो दे इंक्रीज, रादर दे रिलीज रेनिन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, रेनिन रिलीज हो गया है। ये सेल्स आफ्रेंट आर्टीरियोल के हैं यानी ब्लड के ही हैं ये, तो जो रेनिन रिलीज होगा, ब्लड वेसल ही तो है ये, तो वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा। नाउ दिस इज एन एंजाइम। कुछ बुक्स इसको हार्मोन भी लिखती हैं स्टूडेंट्स, हम, लेकिन दिस इज एन एंजाइम। बहुत कंट्रोवर्सी रहती है इस पे। हार्मोन इसलिए लिखते हैं क्योंकि प्रोड्यूस यहाँ हो रहा है और काम दूर जाकर कर रहा है, बट दिस इज एन एंजाइम। नाउ ये जो रेनिन है ये क्या करेगा, अब ये ब्लड में गया, ब्लड में एक प्रोटीन है, एक प्लाज्मा प्रोटीन जिसे एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है और हम जानते हैं कि सारे प्लाज्मा प्रोटीन लिवर में सिंथेसाइज होते हैं और लिवर में सिंथेसाइज होने के बाद में वो फाइनली ब्लड में आ जाते हैं। सो दिस इज अ प्लाज्मा प्रोटीन नंबर 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये सिंथेसिस इसका होता है लिवर में। बहुत इजी है याद रखना, सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन हम पढ़ चुके हैं लिवर में ही सिंथेसाइज होते हैं, बट है प्रोटीन, मिल ब्लड में रहा है, लिवर में नहीं मिल रहा है, ये दो अलग अलग बातें हैं।
It's a plasma protein and it is synthesized in liver. These are two questions, different questions, important. और ये जो प्रोटीन है ये 453 अमीनो एसिड्स का बना होता है, 453 अमीनो एसिड का प्रोटीन है ये। नाउ ये जो रेनिन है ये क्या करता है, ये इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। सो लेट मी राइट इट लाइक दिस, इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, तोड़ देता है। ये जो 453 अमीनो एसिड्स हैं ये टूटकर 10 अमीनो एसिड्स जब रह जाते हैं तब उसको हम एंजियोटेंसिन 1 कहते हैं। सो दिस इज अ डेकापेप्टाइड। अब ये प्रोटीन नहीं रह गया है स्टूडेंट्स, प्रोटीन तो तब कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, जब कम से कम 10,000 डाल्टन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट हो। नाउ इट बिकम्स अ पेप्टाइड। और डेकापेप्टाइड मीन्स अब कितने अमीनो एसिड्स हैं, 10। ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये कौन करवा रहा है, रेनिन। रेनिन। सो व्हाट इज रेनिन डूइंग, रेनिन इज कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। ये सब ब्लड में हो रहा है। नाउ ये जो एंजियोटेंसिन 1 है इस पर एक एंजाइम एक्ट करेगा जो लंग्स से आ रहा है। इस एंजाइम को कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, इसका क्यों नाम रखा है, क्योंकि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। सो नाउ ये सब ब्लड में ही हो रहा है। एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 और इसमें एक एंजाइम लगा है ACE, शॉर्ट में से एस बोलते हैं। ये एंजाइम कहाँ से आया है, लंग एल्व्यूलाई से आया है, इन लंग एल्व्यूलाई। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चंस हैं, एस की बात कर रहे हैं। सो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा है रेनिन, और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है एस एंजाइम। दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। नाउ ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये ऑक्टापेप्टाइड है, यानी जो 10 अमीनो एसिड्स हैं अब ये 8 ही रह जाएंगे। सो दिस इज ए ऑक्टापेप्टाइड, दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 8 अमीनो एसिड्स। सब क्वेश्चंस हैं। तो हमने देखा क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम था, बीपी कम था, GFR कम था, अपैरेटस JG अपैरेटस स्टिमुलेट हुआ, JG सेल्स स्टिमुलेट हुए, इन्होंने रेनिन रिलीज किया, पहला स्टेप। इस रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है 453 अमीनो एसिड्स का, इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया एस एंजाइम ने। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ ये हमारे बहुत काम का है। ये अब ब्लड वॉल्यूम बढ़वाएगा। कैसे बढ़वाएगा वो अभी अपन लिखते हैं। तो सिस्टम का नाम क्या हो गया, रेनिन सबसे पहले निकल रहा है, फिर एंजियोटेंसिन। अब ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा तो आपको पूरे सिस्टम का नाम समझ आ जाएगा। यू नोट दिस डाउन एंड देन वील टॉक अबाउट दिस एंजियोटेंसिन 2। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस हो गया है ये एक हार्मोन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये बना तो ब्लड में है बट ये काम करेगा डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके, डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स पे। तो अब हम उसी फ्लो चार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। सो नाउ सपोज दिस इज एंजियोटेंसिन 2 दैट हैज बीन फॉर्म्ड, 8 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। इट इज एन ऑक्टापेप्टाइड स्टूडेंट्स एंड दिस वर्क्स लाइक एन हार्मोन। इट्स अ हार्मोन। हार्मोन वो होता है जो प्रोड्यूस एक जगह होता है और यूज दूसरे ऑर्गन्स पे होता है दूर जाके। ये दूर जाके काम करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, ये 3 काम करेगा, 1 2 एंड 3। एक तो ये क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगा, और हाइपोथैलेमस जो है हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, ये हमारा थर्स्ट सेंटर है। जो हमें प्यास लगती है वो इस हाइपोथैलेमस के कारण ही लगती है। हाइपोथैलेमस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो या तो एक्सेसिव थर्स्ट होगी या प्यास लगना बंद हो जाएगी। यही हमारा जो है थर्स्ट को कंट्रोल करता है। सो ये क्या करेगा जाकर, इट स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस, स्टिमुलेट्स
हाइपोथैलेमस। और जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा स्टूडेंट्स, सो प्यास ज़्यादा लगेगी, इंक्रीज थर्स्ट, और जब थर्स्ट ज़्यादा होगी तो पानी भी ज़्यादा पिएंगे, सो इंक्रीज ड्रिंकिंग। ये तो ये पहला काम कर रहा है, प्यास बढ़ा दी, ड्रिंकिंग बढ़ा दी। जब पानी ज़्यादा पिएंगे तो जो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था वो नेचुरली बढ़ जाएगा। दूसरा, ये एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल कॉज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट्स अ वैसो कंस्ट्रिक्टर। ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, और हम जानते हैं कि जब ब्लड वेसल्स का ल्यूमन कम होगा तो बीपी बढ़ जाएगा। हम यही चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर कम हुआ है तो वो बढ़ जाए, तो ये दूसरा काम कर रहा है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन, ताकि बीपी अगर कम हुआ है तो वो नॉर्मल हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या करता है, ये जाकर किडनी के ऊपर, ये तो ब्लड में है, ये किडनी तक जाएगा, किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है वहाँ जाएगा और एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देगा। सो दिस स्टिमुलेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। एड्रीनल कॉर्टेक्स भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसे स्टिमुलेट कर देगा। नाउ ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन कहते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस रिलीज एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। और हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है उसकी प्रेजेंस में डीसीटी से सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम आयन फिल्ट्रेट में डाले जाते हैं। यानी कि जब भी एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। सो दिस विल इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी इन एक्सचेंज विथ, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इन एक्सचेंज विथ पोटेशियम आयंस, यानी पोटेशियम आयंस तो ब्लड में, यूरिन में सिक्रीट होंगे और सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और जब सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, यानी अब जो फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ, उसमें सॉल्यूट कम है, यानी लिक्विड ज़्यादा है, यानी वो हाइपोटोनिक हो गया है। जब उसमें लिक्विड ज़्यादा है तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगा कलेक्टिंग डक्ट से, उस वाटर का, वो जो वाटर है वो बाहर आएगा, इट विल बी रीएब्जॉर्ब्ड, यानी कि देयर विल बी इंक्रीज्ड वाटर रीएब्जॉर्प्शन। सोडियम के कारण कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, वाटर ज़्यादा हो गया है, सो दिस इंक्रीज्ड वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। यही हम चाहते थे। तो इन तीनों तरीके से, दिस देन दिस एंड दिस, वैसो कंस्ट्रिक्शन करके, थर्स्ट बढ़ा के और सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराकर, इन तीनों तरीके से इसने फाइनली क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, लेट मी राइट हियर, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया क्योंकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल हो गया। सो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, और जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो कम हो गई थी वो भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो रेनिन सबसे पहले रिलीज हुआ जब ब्लड वॉल्यूम कम थी, ब्लड प्रेशर कम था, जीएफआर रिड्यूस था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ने रेनिन रिलीज किया ब्लड में। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया एस ने, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग एल्वेलाई से आता है। इस एंजियोटेंसिन 2 ने 3 काम किए, एक थर्स्ट बढ़ा दी, दूसरा वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन कर दिया, तीसरा एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन के रिलीज को बढ़ा दिया, इंक्रीज रिलीज ऑफ। एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम जो है जो कम हो गया था वो बढ़ने लगेगा, यानी नॉर्मल की तरफ आएगा। तो इन सब के कारण से ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और जीएफआर भी नॉर्मल हो गई। सो इसीलिए इसे कहते हैं रेनिन, फिर एंजियोटेंसिन जो एंजियोटेंसिनोजन, फिर एंजियोटेंसिन 1, फिर एंजियोटेंसिन 2, पूरा का पूरा एंजियोटेंसिन है ये।
सो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, ये मेन पार्ट प्ले कर रहा है सिस्टम। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरह से हमने देखा कि कैसे किडनी जब भी ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है नॉर्मल से, तो किस तरह से हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करके और उस ब्लड वॉल्यूम को या ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ कर देती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेचर ने बड़ा ब्यूटीफुली ह्यूमन सिस्टम को बनाया है। कैसे? बहुत सोचा गया है। मान लीजिए कि ये जेजीए सिस्टम की दादागिरी हो जाए, ये ओवर एक्टिव हो जाए, तो क्या होगा? जो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था या बीपी कम हुआ था वो बढ़ते 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 नॉर्मल आया। अब इसकी ये तो और एक्टिव हो गया है, फुल्ली एक्टिव है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो ये तो और बढ़ाता जाएगा। तो जो ब्लड वॉल्यूम और बीपी कम हुआ था अब वो नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाएगा, फिर प्रॉब्लम कॉज होगी। इसीलिए नेचर ने इसके ऊपर एक चेक रखा है। ये तो खुद ही कंट्रोल कर रहा है वाटर के बैलेंस को, इसके ऊपर भी एक कंट्रोलर दे रखा है, जैसे कि डीएसपी के ऊपर एसपी, तो इसके ऊपर भी एक कंट्रोल दे रखा है। आइए देखते हैं वो कंट्रोल क्या है। प्लीज नोट दिस डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी इसके ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन है जो इस जेजीए सिस्टम को, रास सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है कि कहीं ओवर एक्टिव ना हो जाए। सो नाउ इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ ANF। नाउ व्हाट इज दिस ANF? इसका फुल फॉर्म है एंटी, अभी आपको समझ आ जाएगा, नाट्रियूरेटिक फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस? स्टूडेंट्स, जब ब्लड वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल हो गया, रास एक्टिवेट हुआ, ब्लड वॉल्यूम जो कम था, बीपी कम था, वो नॉर्मल हो गया। मान लीजिए वो नॉर्मल से भी और बढ़ रहा है, जेजीए सिस्टम स्टॉप नहीं हुआ, वो और बढ़ रहा है, तो यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये जो ब्लड है ये घूमता घूमता फाइनली सारा ब्लड कहाँ जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। हार्ट में कहाँ जा रहा है? एट्रियम में जा रहा है। एट्रियम में कहाँ मेन एंटर हो रहा है? राइट एट्रियम में एंटर हो रहा है। यानी कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, that means increase BP. Now this blood, जो increase BP वाला blood है, it goes to right atrium of heart। पूरी जगह ही जा रहा है तो right atrium में भी पहुंचेगा। जब ये right atrium में पहुंचेगा तो right atrium में जैसे ही ये high BP वाला blood पहुंचा, right atrium से ये ANF रिलीज होने लग जाएगा। आइए देखिए क्या होगा। It goes to right atrium, there will be increase release of ANF from wall of right atrium। तो इसके नाम का एक पार्ट तो हमें समझ में आया है कि ये एट्रियम से निकलता है। ऑल राइट, दिस इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक, आई एम सॉरी, एंटी नहीं, दिस इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक। यानी ये कहाँ से निकल रहा है? एट्रियम से निकल रहा है, वो भी राइट एट्रियम से निकल रहा है। जब भी ब्लड वॉल्यूम एक्स्ट्रा बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, ये रिलीज होगा। नाउ व्हाट इट विल डू, ये दो काम करेगा स्टूडेंट्स। क्या काम करेगा? एक तो ये जो वैसोडाइलेटर की तरह काम करेगा, और जब ये वैसोडाइलेटर की तरह काम करेगा यानी वेसल्स को डायलेट करेगा, वैसोडाइलेटर, जब वेसल्स डायलेट होंगी तो उनका ल्यूमन वाइड होगा, तो ब्लड प्रेशर जो है वो, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर था वो कम हो जाएगा। सो नॉर्मल बीपी, यानी जो बीपी बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा। एक काम तो इसने ये कर दिया। दूसरा ये क्या करता है, ये सीधे जाके अटैक करता है रास को, और ये जेजीए अपैरेटस जो है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस, उसको इनहिबिट कर देता है। वहाँ से जो लगातार रेनिन निकल रहा है उसको रोक देगा। सो मेन काम जो ये करेगा, क्या करेगा? इट इनहिबिट्स जेजीए, और जैसे ही जेजीए इनहिबिट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? दैट मीन्स इट इनहिबिट्स रेनिन सिक्रीशन, क्योंकि यहीं से रेनिन प्रोड्यूस हो रहा था, यानी ये इसने इसको कंट्रोल कर लिया।
रेनिन कम हो जाएगा तो एल्डोस्टेरॉन फाइनली नहीं निकलेगा, एल्डोस्टेरॉन नहीं निकलेगा, कम हो जाएगा. लेट अस राइट इनहिबिट्स रेनिन सिक्रीशन. सो व्हाट विल हैपन, डिक्रीज एल्डोस्टेरॉन फाइनली. और जब एल्डोस्टेरॉन डिक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है. एल्डोस्टेरॉन कम हो गया यानी सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, यानी सोडियम कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेट में, यूरिन में पास होने लग जाएगा. सो इंक्रीज्ड सोडियम, और सोडियम जब भी ज़्यादा जा रहा है यानी उसके साथ वाटर का भी लॉस होगा. सो इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन इन यूरिन. ठीक ऑपोजिट हो रहा है, जो एल्डोस्टेरॉन कर रहा है अब उसका ऑपोजिट काम हो रहा है, यानी कि जो यूरिन है वो हाइपोटोनिक हो जाएगी और ब्लड वॉल्यूम जो है, जो बढ़ गया था वो नॉर्मल हो जाएगा. सो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम लगातार बढ़ क्यों रहा था, क्योंकि लगातार सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था. हमने इस रीएब्जॉर्प्शन को रोक दिया, हमने मतलब इस एएनएफ ने इसको रोक दिया. एएनएफ ने जब इसको रोक दिया तो अब जो रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहे वो कहाँ जाएंगे, वो यूरिन में पास होंगे. यूरिन में सोडियम आयन प्रेजेंट है, सोडियम आयन्स को नाट्रियम कहते हैं, यानी यूरिन में Na ज़्यादा निकल रहा है, यानी कि ये क्या करवा रहा है, एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ Na दैट इज सोडियम इन यूरिन. तो नाट्री यूरेटिक है ये क्या है, नाट्री यूरेटिक. और कहाँ से निकल रहा है, एट्रियम से, राइट एट्रियम से. सो इट इज एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इट इज एंटागोनिस्ट, ये इससे उल्टा काम कर रहा है, एंटागोनिस्टिक टू रास. इस सिस्टम से ऑपोजिट वर्क कर रहा है. रास जो है वो एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन बढ़ा रहा है, सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है. ये ठीक उल्टा काम कर रहा है, ये इस पे डंडे की तरह काम कर रहा है और ये एल्डोस्टेरॉन को कम करेगा, सोडियम वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम करेगा ताकि ब्लड वॉल्यूम को ये कम कर सके, नॉर्मलाइज कर सके. सो दिस इज द ANF. यू नोट दिस डाउन, देन वील रीड फर्दर. नाउ स्टूडेंट्स, इसका मतलब अगर अब हमें कोई लास्ट में पूछे कि GFR को या ब्लड वॉल्यूम को या BP को कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज हैं, हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ GFR और ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर एक ही बात है, तीनों इंटर रिलेटेड है, हमने देख लिया. कौन कौन कर रहा है, एक तो ADH कर रहा है, हमने देखा था जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ADH का रिलीज कम हो जाता है, जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो ADH का रिलीज बढ़ जाता है. सो फर्स्ट इज ADH विच इज कंट्रोलिंग. नेक्स्ट सेकेंड एल्डोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर पे फर्क आ रहा है. और तीसरा जो कंट्रोल कर रहा है एल्डोस्टेरॉन को, दैट इज ANF, एट्रियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर. सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट these 3 are responsible for regulation of GFR or blood volume or BP. So this is about the osmoregulatory role of kidney. किस तरह से जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, और हमने ANF का रोल भी इसमें पढ़ा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल की बात कर रहे हैं, हमने ये तो देख लिया कि ब्लड वॉल्यूम, BP या GFR किस तरह से कंट्रोल होगा, यूरिन लेस कॉन्सेंट्रेटेड एक्सक्रीट होगी या मोर कॉन्सेंट्रेटेड. यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि मिक्चुरेशन कैसे होगा. मिक्चुरेशन मतलब हमने पढ़ा था पैसेज ऑफ यूरिन, उसे हम मिक्चुरेशन कहते हैं. नाउ व्हाट आर द नर्व्स इन्वॉल्व्ड, व्हाट इज द रेगुलेशन मैकेनिज्म. इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है. कैसे होता है, सबसे पहले जैसे ही ब्लैडर आधा फुल हो गया, उसकी कैपेसिटी हमने पढ़ी थी अराउंड 500 ml टू 1 लीटर होती है यूरिनरी ब्लैडर की, हम पढ़ चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स. जैसे ही ब्लैडर हाफ या उसके ऊपर फिल हुआ, सो व्हेन
यूरिनरी ब्लैडर इज हाफ फिल्ड, यूरिन जैसे इसमें आधा भरा वैसे ही क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इसकी वॉल पे थे, हमने पढ़े थे यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में। सो स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन इट्स वॉल, ये स्ट्रेच होगा तो वो रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कहाँ से शुरुआत हो रही है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने से। ये जब एक्टिवेट होंगे तो हमने पढ़ा था, हमने लिखा भी था कि ये सिग्नल भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सो सेंड सिग्नल टू सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वहाँ से सिग्नल भेजेगा अब वेरियस नर्व्स के थ्रू। किसको सिग्नल भेजेगा, एक तो ब्लैडर की मसल्स को, जब यूरिनेशन होना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी और जब यूरिनेशन नहीं होना है तो ये रिलैक्स होंगी। प्लस जो यहाँ पर स्मूथ मसल्स के स्फिंक्टर्स हमने पढ़े थे ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन पे, अगर यूरिनेशन होना है तो मसल तो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होगा ताकि यूरिन नीचे आ जाए। सो नाउ व्हाट विल हैपन, सीएनएस सेंड्स मोटर इम्पल्स, मोटर मतलब मसल तक पहुंचेगी, मोटर इम्पल्सेस। कैसे कैसे मोटर इम्पल्स पहुंचेगी, नंबर 1, अगर उस समय पर यूरिनेशन होना है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, उनके थ्रू सिग्नल आएगा। सो बाय stimulation of parasympathetic nerves, sympathetic nerves, ये नर्व्स क्या करवाएंगी, इनको मिक्चुरेशन करवाना है, यानी कि ब्लैडर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट, ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड जो अंदर वाला स्फिंक्टर है, बाहर वाला स्फिंक्टर वॉलेंट्री है, वो हमारे कंट्रोल में है, तो उसके लिए जो सिग्नल आते हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से नहीं आते हैं, उसके लिए सेपरेट नर्व होती है जो हम अलग से लिखेंगे। एंड इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स, और जब ये दोनों काम होंगे तो यूरिन पास हो जाएगी, यानी मिक्चुरेशन हो जाएगा, मिक्चुरेशन दैट इज यूरिनेशन विल हैपन। सो जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है स्टूडेंट, इसको नर्व ऑफ मिक्चुरेशन कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो कौन सी नर्व है जिसके स्टिमुलेट होने पर यूरिन पास होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरासिम्पैथेटिक। नाउ अगर उस समय हम नहीं चाहते यूरिनेशन हो, वी वांट टू कंट्रोल यूरिनेशन, देन व्हाट विल हैपन, सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल आएगा। सो sympathetic nerve stimulation। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या कर रही हैं, ये उल्टा करेंगी, ये ब्लैडर की मसल को रिलैक्स कर देंगी और स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी ताकि यूरिन अच्छे से ब्लैडर में भरा रहे, नीचे ना पास हो। सो व्हाट विल हैपन, ऑपोजिट, ब्लैडर मसल रिलैक्स and internal sphincter contracts or constricts, यानी कि ये क्या कर रही हैं, ये यूरिन को ब्लैडर में फिल करवा रही हैं, रिलीज नहीं करवा रही, इसीलिए इसको नर्व ऑफ फिलिंग कहते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज द नर्व ऑफ फिलिंग, दिस इज द नर्व ऑफ मिक्चुरेशन, दिस इज द नर्व ऑफ फिलिंग। नाउ जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए एक नर्व होती है जिसे सोमैटिक पुडेंडल नर्व बोलते हैं, वो नॉर्मली इसे क्लोज रखती है और जब यूरिनेशन करना है तब वो इसको ये जो नर्व है ये इनहिबिट हो जाती है और ये रिलैक्स हो जाता है। सो जो सोमैटिक पुडेंडल नर्व है, पुडेंडल नर्व, ये क्या करेगी, नॉर्मली कॉन्स्ट्रिक्ट्स
एक्सटर्नल स्फिंक्टर, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में है, नॉर्मली कंस्ट्रिक्ट्स। और जब यूरिनेशन होना है, ड्यूरिंग यूरिनेशन और मिक्चुरेशन, व्हाट विल हैपन? दिस विल बी इनहिबिटेड एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स। ये जो है इनहिबिट हो जाएगी, इनहिबिटेड। ऑलराइट, सो 3 नर्व्स रिस्पॉन्सिबल है मिक्चुरेशन के लिए, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड सोमैटिक पोडेंडल नर्व। सोमैटिक पोडेंडल नर्व पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर से रिलेटेड है। नॉर्मली इसकी टोन को मेंटेन करती है, इसको बंद करके रखती है, लेकिन जब यूरिनेशन होना है तो इसको रिलैक्स कर देगी। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनेशन एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग। कैसे याद रखेंगे हम इसको? ऐसे याद रखेंगे स्टूडेंट्स, आप सबको एक बेसिक आइडिया होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी में काम करता है। इमरजेंसी के समय यूरिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी के टाइम हम चाहते हैं कि जितना भी ब्लड फ्लो है वो ब्रेन को जाए ताकि अपन सोच सकें क्या करना है, वो मसल्स को जाए ताकि अगर भागना है तो आप भाग सको। तो इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है कि एक तो किडनी की ब्लड सप्लाई कम कर देती है बॉडी, और एक डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड सप्लाई कम कर देती है, क्योंकि उस समय ना तो कोई डाइजेशन की ज़रूरत है आपको और ना आपको यूरिनेशन की ज़रूरत है। यानी कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो क्या कराएगा? यूरिनेशन को कम करेगा। ये सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का। सो दिस इज अबाउट द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। You please note this down, and then in the next class we'll talk about the urea cycle, that is how urea is formed. We'll read about the various disorders related to renal system, and we'll see kidney के अलावा भी कौन कौन से organs हैं जो excretion में help करते हैं. Please note this down. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.